वेलकम टू आईटी सॉल्यूशन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वर्ष ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको बताएंगे और उन्हें सॉल्व करना बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि स्क्रीन पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1000 वाट बराबर कितना हॉर्स पावर होता है। तो 1000 वाट में कितना हॉर्स पावर निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि वाट और हॉर्स पावर के बीच में क्या संबंध है। एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर बराबर 740 वाट होते हैं। इस प्रश्न में हमें वाट को हॉर्स पावर में चेंज करना है, इसलिए एक वाट बराबर कितने हॉर्स पावर होते हैं यह निकालने के लिए हम 740 का यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो एक वाट बराबर 1/740 हॉर्स पावर होते हैं। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे या 1/740 हॉर्स पावर का मल्टीप्लाई कर दो 1000 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक वाट की जगह हमने 1/740 लिखा, मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आया 1.34 हॉर्स पावर। सिंपल। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता कि हॉर्स पावर को वाट में चेंज करो, तो हम हॉर्स पावर की जगह 740 लिखकर मल्टीप्लाई कर देते और हमारा आंसर वाट में आ जाता। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या था? यहाँ प्रश्न था कि एक वाट बराबर या 1000 वाट बराबर कितने हॉर्स पावर होते हैं, इसलिए हमें 740 का यहाँ पे डिवाइड करना पड़ा। 740 से जैसे डिवाइड किया आपका आंसर आया 1.34 हॉर्स पावर और इसका आंसर है बी। एक एग्जाम्पल लिया है हमने कि 5 हॉर्स पावर बराबर कितने किलोवाट होते हैं। तो एक हॉर्स पावर बराबर हमें मालूम है 740 वाट होती है। तो हमने 740 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे वैल्यू निकल के आया 3730 वाट। अब इसे हमने जो आंसर है वो वाट में नहीं है, हमारा आंसर किस में लाना है? हमको किलोवाट में लाना है बेटा। तो किलोवाट में लाने के लिए हमको क्या करा? इसमें 1000 का भाग दे दिया, तो जो हमारा आंसर है वो हमारा किलोवाट में निकल के आया। कितना आया? 3.73 किलोवाट। इसी प्रकार के यूनिट्स का हमने एक सेशन बनाया है, जिसे हमारी वेबसाइट itsolution.in पर जाकर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे बैठ के उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट्स को लिया गया है और सभी प्रकार की यूनिट्स जो एग्जाम में पूछी जाती हैं उनका एक पीडीएफ बनाया गया है और उन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ सैंपल पेपर्स भी बनाए गए हैं, जिसमें आप उसे डाउनलोड करके घर पे ही उसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, वस्तु का घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी के घनत्व का अनुपात कहलाता है। आपेक्षिक घनत्व, विशिष्ट आयतन, आपेक्षिक आयतन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व। तो बेटा घनत्व समय, इसे आपेक्षिक घनत्व समझने से पहले हमें घनत्व समझना चाहिए एक्चुअली घनत्व क्या होता है। किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान में निहित द्रव्यमान को किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एक बर्तन है, इस बर्तन में कोई पदार्थ मैंने भर दिया, तो ये पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, और उसका आयतन के अनुपात को हम घनत्व कहते हैं। तो कितना द्रव्यमान है उस पदार्थ का और वह कितना एरिया घेर रहा है, उसके अनुपात को हम घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन लिख सकते हैं। इसे रो या डी से निरूपित करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो इकाई होती है वो एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसकी इकाई होती है किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है बेटा। क्वेश्चन एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि पानी का घनत्व कितना होता है। तो पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। यदि यूनिट पूछा जाए ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में तो उसका आंसर 1 है। यदि किलोग्राम प्रति घन मीटर में पूछा जाए तो उसका आंसर 1000 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन 150 मतलब साइन 150 डिग्री, कॉस 120 डिग्री प्लस कॉस 330 डिग्री
साइन 660 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें मालूम है कि साइन 0, 30, 45, 90, 60 इसकी अगर वैल्यू दी गई है तो हम आसानी से उसे उसकी वैल्यू रखकर पुट करके और हम उसे निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 150, 120 वैल्यू दी गई है, तो जिसे हम समझने के लिए यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। इस चित्र में हमने 0 से 360 डिग्री कोण को 4 भागों में बांट दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहले भाग में 0 से 90, 90 से, दूसरे भाग में 90 से 180 और 180 से 270 और 270 से 360 को बीच में बांट दिया। पहले भाग में कहते हैं कि ऑल आर पॉजिटिव। क्या बोल रहा है? ऑल आर पॉजिटिव, मतलब इसमें जितनी भी वैल्यू होंगी वो सभी क्या होंगी? पॉजिटिव होगी। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो सभी वैल्यू क्या आएंगी? पॉजिटिव आएगी। सेकंड में बोलते हैं कि साइन कोसेक आर पॉजिटिव, मतलब 90 से 180 के बीच में, 180 डिग्री के बीच में कोई थीटा का वैल्यू है तो वो क्या आएगा? साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होंगी, अदरवाइज सारी क्या होंगी? निगेटिव होंगी। उसी प्रकार थर्ड में है टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ में है कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। दूसरा रूल कहते हैं, दूसरा रूल है कि अगर 19 प्लस थीटा हो या 19 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो, तो वहां पर कॉस साइन में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा और टेन कॉट में चेंज होगा। पहला प्रश्न देखते हैं, इसका पहले का देखते हैं। साइन 150 को चेंज करते हैं हम, साइन 150 को लिख सकते हैं हम 90 प्लस थीटा, मतलब 90 प्लस 60। तो 90 प्लस 60, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर 90 आए, 90 प्लस थीटा, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। अगर यहाँ साइन है तो साइन किस में चेंज हो गया? कॉस में। लेकिन ये किस में आ रहा है? 90 प्लस थीटा, मतलब 150, 150 आ रहा है सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव में कॉस 60 आ गया। क्लियर? दूसरा यहाँ पे दिया है कॉस 120, 120 कहाँ आ रहा है? 120 आ रहा है सेकंड में। तो कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30 क्या आएगा बेटा? कॉस 90 प्लस 30 का मतलब है कॉस चेंज होगा साइन में, क्योंकि 90 आ गया, तो माइनस के साइन 30 आ गया। तो माइनस क्यों आया बेटा? माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है? सेकंड में निगेटिव है, तो कॉस किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। अगला है कॉस 360 माइनस 30, तो कॉस की जो वैल्यू है वो है 360। जब कॉस की वैल्यू 360 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारी कॉस 330 निकल के आएगा। जब वैल्यू को ये किस में आएगा? कॉस 360 माइनस 30, ये आएगा फोर्थ में। तो फोर्थ में कॉस और सेक ये दोनों क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव के कॉस 30। अगला है साइन 360 प्लस थीटा, मतलब साइन 360 प्लस 300। अगर इस प्रकार की कोई वैल्यू आती है जो साइन 360 से ऊपर है थीटा की वैल्यू, तो वो सारी वैल्यू प्लस में और सेम टू सेम रहेगी। जैसे कि साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ आ जाएगा साइन 300। साइन 300 किस में आएगा? साइन 300 आएगा हमारा फोर्थ नंबर की में। तो फोर्थ नंबर की में साइन क्या होता है? माइनस में, तो माइनस लिख दिया। और 270 प्लस 30, 270 प्लस 30, अगर 270 आता है तो साइन किस में चेंज हो जाता है? कॉस में चेंज होता है, तो हमने यहाँ कॉस में चेंज किया और यहाँ पे 30, तो ये माइनस के कॉस 30 वैल्यू आ गई। क्लियर? इस प्रकार से हमने सारे वैल्यू को सिंपल कर दिया है। सभी बड़ी बड़ी जो वैल्यू थी उन्हें हमने सिंपल करके छोटी छोटी वैल्यू में निकाल दिया है। अब हमारा काम है क्वेश्चन में पुट करना। जैसे कि साइन 150 की जगह हमने रख दिया कॉस 60, कॉस 120 की जगह रख दिया हमने माइनस के साइन 30, कॉस 330 की जगह कॉस 30 एंड साइन 660 की जगह माइनस के कॉस 30 हमने वैल्यू
रख दी। अब हमें मालूम है cos 60 का मान होता है 0.5 मतलब 1/2, sin 60 का मान होता है 1/2, तो इनकी वैल्यू हमने रख दी। और cos 30 का वैल्यू होती है √3/2, ये दो एक साथ हैं तो इनको हमने स्क्वायर में रख दिया, प्लस माइनस माइनस कर दिया। उसके बाद अब यह देखेंगे तो माइनस के 0.25 माइनस के √3 का रखा 3/4, तो यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आई हमारी माइनस के 0.25 माइनस का 0.75, और इन दोनों को जैसे ही आपने प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस और आपका साइन आता है माइनस का, इसलिए इसका आंसर हो गया 1, तो आपका आंसर हो गया -1। अगला है 5 पाउंड बराबर कितना किलोग्राम होता है। 5 पाउंड बराबर कितना किलोग्राम, ये भी यूनिट से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें हमें संबंध मालूम होना चाहिए कि किलोग्राम और पाउंड में क्या संबंध है। तो यहाँ पे इसका संबंध देखते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड होता है। तो हमें क्या निकालना है, पाउंड को किलोग्राम में चेंज करना है, तो इसका डिवाइड कर देंगे, किसका 2.205 से हम डिवाइड कर देंगे 5 का, 5/2.205 का डिवाइड किया इधर हमने, तो इधर निकल के आया, अपना आंसर निकल के आ गया 2.267 kg। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 205 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है, तो 205 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। इसका मतलब ये है, तो अभी चारों जो ऑप्शंस हैं वो फ़ारेनहाइट में दी हैं, तो इसे चेंज कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले के माध्यम से करते हैं। C/5 बराबर F-32/9। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इसकी C को F में चेंज कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि C बराबर निकला है, इधर दिया हुआ है C बराबर 205, तो 205 रख देंगे C की जगह पे, हम C की जगह रखा 205/5 बराबर F-32/9। अब यहाँ क्या किया हमने, 5 से भाग देंगे इसका, तो यहाँ निकल के आता है 41 मतलब 5 चौक 20, 5 एकम 5, इधर आ गया अपना 41 आ गया, और इधर इसका 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 369 निकल के आया, इक्वल टू F-32। F-32 था, उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, और F बराबर आ गया 401 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका जो आंसर है वो एक आ गया अपना 401 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका आंसर निकल के आ गया। यदि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, रूमर अगर इस पूछते हैं तो हम इनमें भी चेंज कर सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को हम फ़ारेनहाइट में, और रूमर में भी इसको चेंज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप इसको चेंज कर सकते हैं। केल्विन में वैल्यू दी है तो K की जगह रख दो, रूमर में दी है तो R की जगह रख दो, ठीक है, सिंपल है। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि एक संतरे का क्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि 5 संतरे 10 रुपए में खरीद रहा है। 5 संतरे कितने में खरीद रहा है, 10 रुपए में, तो एक संतरा कितने में खरीदेगा, 2 रुपए में। वही चीज वो कह रहा है कि यदि वह चीज उसी संतरे को, एक संतरे को यदि वो कितने रुपए में बेचेगा, तो 15 रुपए में 6 संतरे बेचता है। 15 रुपए में कितने संतरे बेचता है, 6, तो एक संतरा कितने रुपए में बेचेगा, 2.5 रुपीज में, मतलब 2.5 रुपए, 2.5 रुपए में वो उसको बेच देगा। अब इसका जो लाभ होगा, लाभ कितना निकलेगा कि 2 रुपए में खरीदा, 2.5 रुपए में बेचा, तो इसका 50 पैसे हमें लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ कितना हो गया, 0.5 रुपीज। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 और प्रतिशत। लाभ आया अपना 0.5 और क्रय मूल्य था हमारा 2 रुपए। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आया अपना 25%। क्लियर, तो इसका जो आंसर है वो कितना है, डी, 25% का उसको लाभ प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है,
प्रथम ऑर्डर लीवर का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? नट क्रैकर, कटिंग प्लायर, फायर टोंग, लेमन स्क्वीजर। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि प्रथम ऑर्डर लीवर होता क्या है। भाई प्रथम ऑर्डर लीवर एक प्रकार की मशीन होती है जिसमें सामान्यतः भार, आलंब एवं प्रयास होता है। जिस लीवर में भार और प्रयास के मध्य में क्या हो, आलंब होता है। क्या होता है बेटा? आलंब होता है, उसे हम उसका प्रथम ऑर्डर लीवर कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण जैसे कैंची, हैमर और कटिंग प्लायर इसके उदाहरण है। शीशा एक प्रकार का इसका एग्जाम्पल है। जैसा कि एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि वन साइड एक तरफ है भार और एक तरफ है इसमें प्रयास और बीच में यहाँ क्या है, आलंब है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर लीवर कहलाता है। जैसे कि हमारा हैमर हो गया, वो फर्स्ट ऑर्डर लीवर है, और सीजर हो गया, ठीक है, शीशा हो गया, वो हमारा सब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, कटिंग प्लाई। अगला क्वेश्चन है, डीसी वोल्टेज की आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति एक्चुअली समझते हैं, आवृत्ति होती क्या है। आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज। तो 1 हर्ट्ज बराबर 1 साइकिल प्रति सेकंड। तो 1 सेकंड में जितने साइकिल पूरा करती है एसी धारा, एसी वोल्टेज 1 सेकंड में जितनी साइकिल पूरा करती है उसे उसका कहते हैं आवृत्ति। भारत में जो एसी प्रत्यावर्ती जो होता है वोल्टेज है वो हमारा भारत में 50 हर्ट्ज की साइकिल पूरा करती है। अब इसको समझेंगे कि डीसी वोल्टेज कितनी करती है। डीसी वोल्टेज समय के सापेक्ष चलती है, इसमें कोई आवृत्ति नहीं होती है, इसलिए इसकी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चित्र में देख पा रहे हैं आप, समय और डीसी वोल्टेज एक साथ चल रहे हैं, लेकिन समय के साथ एसी वोल्टेज नहीं चलता है, समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसकी आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी धातु जिस पर जंग नहीं लगता और यह नीली चमकदार होती है। तो यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो जिस पर जंग नहीं लगती है या जिसका उपयोग हम लोहे के संरक्षण के लिए करते हैं, जंग रोधक के लिए करते हैं, तो वह कौन सी धातु होती है और नीली चमकदार होती है। क्रोमियम, बी लोहा, स निकेल और द हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रोमियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले समझना चाहिए बेटा वृत्त क्या है। तो ये आपके सामने एक वृत्त, मैंने चित्र के माध्यम से वृत्त देख रहे हैं और ओ यहाँ पे एक केंद्र है। केंद्र से जो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाती है उसे उसका व्यास कहते हैं। वृत्त का क्या कहलाता है, वो व्यास। और केंद्र से होकर जाने वाली रेखाएं जो वृत्त की परिधियों को छूती हैं उसे हम उसकी त्रिज्या कहते हैं। जैसा कि जी आप देख पा रहे हैं जिसकी त्रिज्या है। और सपोज दैट ये कोई एक वृत्त है, वो एक खेत है। मान लो ये खेत है और खेत के चारों ओर जो ये मेड़ है वो क्या कहलाएगी, आपकी परिधि। अगर यहाँ से कोई व्यक्ति चल के वापस एक चक्कर पूरा करता है तो इस दूरी को परिधि कहते हैं। ठीक है, इसको हम और तरीके से खोल के देखते हैं। अब देखिए आप, ये इसकी परिधि है और परिधि की वैल्यू कितनी दी है, 44 सेंटीमीटर। अब प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये अंदर का जो भाग है उसे बेटा कहते हैं क्षेत्रफल। ये जो भाग है ये क्षेत्रफल है, ये वैल्यू निकालनी है आपको। तो कैसे निकालेंगे, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 की जगह 2 रखा, पाई की जगह हमने 22/7 और आर की जगह आर रख दिया। आर यहाँ पर त्रिज्या है और परिधि की जगह हमने 44 रख दिया। अभी 44 सेंटीमीटर हमको पहले से मालूम था कि जो परिधि है वो 44 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ पर आर की वैल्यू निकाला, आर यहाँ रहने दिया, 7 को ऊपर पहुंचाया, 2 × 22 मल्टीप्लाई किया तो 44 हो गया, 44 नीचे आ गए तो 44 से 44 को काट दिया, आर बराबर निकल के आया 7 सेंटीमीटर। सिंपल।
उसके बाद क्या किया हमने, r बराबर 7 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब निकालना है हमको वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दिया। तो वैल्यू रख दी हमने 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। 7 से 7 एक 7 कट गए, जिससे हमारा बचा 22 गुणा 7। मल्टीप्लाई किया तो यहाँ निकल के आया 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर में होती है उसकी यूनिट, और जो परिधि होती है उसकी हम सेंटीमीटर में उसकी यूनिट होती है। इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा बी 154 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक 14 सेंटीमीटर आधार तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है, जिसे आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। यदि सेशन आपको अच्छा लगे तो आप इसे कमेंट करके बताएं, जिससे हम और वीडियो बनाएं जो आपके लाभकारी हो। हम अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कराते हैं। आप हमारी वेबसाइट itiSolution.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट सेमेस्टर फर्स्ट में चयन करेंगे और सेकंड ईयर के स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर का चयन करें। हमारी वेबसाइट पर टेस्ट देने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन कर ऑनलाइन टेस्ट पर जाना होगा। उसके बाद एग्जाम सीरीज में जाना होगा। वहां आपको मेन एग्जाम, मेन टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, जिस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, जिसके लिए निर्धारित शुल्क 200 रुपये रखा गया है, जिसे आप वही ऑनलाइन पेमेंट करके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। मेन टेस्ट में आपको जो हम टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल के माध्यम से मेन टेस्ट लिया जाता है, और प्रैक्टिस टेस्ट में जो आप मेन टेस्ट दे दिए होते हैं उस टेस्ट को आप बार बार प्रैक्टिस करके अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। और मेन टेस्ट का मतलब होता है आप अपनी योग्यताओं का आकलन कर सकते हैं। थैंक यू।